हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में। शुरू करते हैं 26 फरवरी के करंट अफेयर, लेकिन उसके पहले करते हैं एक तेज रिवीजन 25 फरवरी के सभी प्रश्नों का। तो दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम मोटेरा स्टेडियम, जो कि अहमदाबाद गुजरात में स्थित है, इसका उद्घाटन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 24 फरवरी को किया है। स्टेडियम की कुल दर्शक क्षमता है 1,10,000 की। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चमोली जल प्रलय में कितने लापता लोगों के मृत होने की सूचना उत्तराखंड सरकार ने घोषित की है? तो ये संख्या 134 है। किस देश ने कोरोना ग्रीन पास सिस्टम लागू किया है? तो ये देश है इजराइल। यहाँ पर जितने लोगों को टीका दिया जा रहा है उनको ग्रीन पास भी दिया जा रहा है। हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस प्रदेश के DRDO के स्किल डेवलपमेंट सेंटर फॉर फायर सेफ्टी का उद्घाटन किया है? तो यह प्रदेश है उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश में ये जो सेंटर बना है वो पिलखुआ में बना है। वाणिज्य व्यापार के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2020 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश रहा है चीन। याद रखिएगा, जो चालू वित्त वर्ष है 2020-21, ये चालू वित्त वर्ष 2020-21 के पहले छमाही के आंकड़े हैं, और इस आंकड़े के मुताबिक चीन पहला जो व्यापारी भागीदार है, दूसरे स्थान पर है अमेरिका, और तीसरे स्थान पर है UAE। तो ये आपको याद रखना है। हाल ही में नासा ने परसिवरेंस रोवर द्वारा भेजा गया पहला वीडियो जारी किया है। इसमें हवा के बहने की आवाज़ आ रही है। नासा के प्रशासक यानी कि अध्यक्ष हैं स्टीव जुर्कजाइक। हाल ही में किस संस्था ने भारतीय सेना को 100वां K9 वज्र होवित्ज़र सौंपा है? तो ये सौंपा है L&T ने, याद रखना इसको। और ग्रेटर त्रिपुरालैंड की मांग आजकल खबरों में है। तो ये जो राज्य है जिससे ये संबंधित है ये है त्रिपुरा। हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस हवाई अड्डे को इंटरनेशनल एयरपोर्ट का लाइसेंस मिला है? तो कुशीनगर एयरपोर्ट जो है ये हाल ही में तीसरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन गया है। किस भारतीय PSU ने हाइड्रोजन उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने के लिए नॉर्वे की सहायक कंपनी MS ग्रीन स्टेट हाइड्रोजन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के साथ स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये है IOC, दैट इज इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड। अटलांटिक महासागर को पार करने वाली सबसे कम उम्र की अकेली महिला बन गई हैं जैस्मिन हैरिसन। और किस ई-कॉमर्स कंपनी ने पूर्व सैनिकों को रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए महानिदेशक पुनर्वास DGR के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये कंपनी है अमेजॉन। भारतीय नौसेना का डैमेज कंट्रोल सिमुलेटर ये कहाँ पर स्थापित होगा? सही जवाब इसका पोर्ट ब्लेयर, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। चावल की किस किस्म को बुद्ध चावल के नाम से जाना जाता है? तो चावल की ये जो वैरायटी है इसको कहा जाता है काला नमक चावल। पंचगंगौली कांडला के जंगल में जो जैव विविधता हॉट स्पॉट का टैग प्राप्त करेगा, तो ये कर्नाटक में स्थित है। और हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में संपन्न रक्षा खरीद परिषद की बैठक में कुल 13,700 करोड़ रुपए की लागत से हथियारों और रक्षा उपकरणों की खरीद को मंजूरी दी गई है। केंद्र सरकार का लक्ष्य 2025 तक किस बीमारी को खत्म करने का है? तो ये लक्ष्य है TB को समाप्त करने का। और 17 मई 2021 तक किस देश ने गैर आवश्यक अंतर्राष्ट्रीय यात्रा पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो ये है यूनाइटेड किंगडम। किस राज्य ने प्लास्टिक कचरे से पहली सड़क का निर्माण किया है? तो ये राज्य बन गया है त्रिपुरा। और किस राष्ट्र ने अपनी महिलाओं को एक ऐतिहासिक कदम में सेना में प्रवेश की अनुमति दी है? तो ये है सऊदी अरब। अब बारी है आज के प्रश्नों की, लेकिन उसके पहले आपको बता दें कि अगर आप रिवीजन करना चाहते हैं तो आपको हर महीने की PDF अवेलेबल करवा दी जाती है। लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो पहला क्वेश्चन बहुत ही शानदार है। क्वेश्चन होगा कि ADB यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक का नया प्रबंध निदेशक मैनेजिंग डायरेक्टर MD किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सही जवाब इसका है ऑप्शन B, वूचांग उम। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं अखबार की कटिंग है। ADB अपॉइंट्स वूचांग उम एज मैनेजिंग डायरेक्टर जनरल। तो दक्षिण कोरिया के वूचांग उम को एशियाई विकास बैंक का नया प्रबंध निदेशक बनाया गया है। ADB में कुल कितने देश हैं? तो ये संख्या है 68। अध्यक्ष हैं मात्सुग असाकावा, ये याद रखना आप। ADB की स्थापना हुई थी 1966 में। इसका मुख्यालय मिलेगा आपको कहाँ पर? मंडलायुंग मेट्रो, मनीला, फिलीपींस में। तो फिलीपींस याद रखना, बाकी तो ठीक है ऐसे ही। हाल ही में अमेरिकी भ्रष्टाचार विरोधी पुरस्कार के लिए किस भारतीय महिला
सामाजिक कार्यकर्ता को चुना गया है। अमेरिकी भ्रष्टाचार रोधी पुरस्कार, तो ये पुरस्कार दिया जाएगा किसको? अंजलि भारद्वाज को। ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। तो अमेरिका में राष्ट्रपति जो बाइडेन के नेतृत्व वाले प्रशासन द्वारा हाल ही में शुरू अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार रोधी चैंपियंस अवार्ड के लिए घोषित 12 साहसी लोगों में भारत की सामाजिक कार्यकर्ता अंजलि भारद्वाज का नाम भी शामिल है। विदेश विभाग के अनुसार 48 वर्षीय भारद्वाज ने 2 दशक से ज़्यादा समय से भारत में सूचना के अधिकार आंदोलन में एक सक्रिय सदस्य के रूप में भूमिका निभाई है। अगला क्वेश्चन बहुत ही शानदार है। क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है कि किस देश ने हाल ही में अकेलेपन की समस्या से निपटने के लिए एक मंत्रालय बनाया है? मिनिस्ट्री ऑफ लोनलीनेस, और ये बनाया गया है जापान में। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कोरोना काल में जापान में आत्महत्या करने वालों की संख्या में बड़ा इजाफा हुआ। ऐसे में आत्महत्या के बढ़ते मामलों को देखते हुए जापान सरकार ने एक अहम कदम उठाया है। सरकार ने इसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ लोनलीनेस यानी कि अकेलेपन को दूर करने के लिए एक मंत्री की नियुक्ति भी की गई है। और ये जो मंत्री हैं इनका नाम है तेत्सुकी साकामोतो। इनको जो है बनाया गया है मिनिस्टर ऑफ लोनलीनेस। तो ये आप याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। द जापान टाइम्स के मुताबिक कोरोना महामारी के दौरान साल 2020 में जापान में अकेलेपन की वजह से बड़ी संख्या में आत्महत्या के केस सामने आए थे। इसके बाद ये बड़ा फैसला जापान सरकार के द्वारा लिया गया। हाल ही में किस राज्य ने आत्मनिर्भर कृषक समन्वित विकास योजना स्टार्ट की है? तो ये जो योजना है इसकी घोषणा अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश के बजट में की गई है। जिन लोगों ने बजट 2021 का वीडियो देखा था उनको सारी बातें बिल्कुल क्लियर होंगी। अगर आपने अभी तक वॉच नहीं किया तो जरूर करिएगा, लिंक मिल जाएगा आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो फ्रेंड्स, ये राज्य है उत्तर प्रदेश, दैट इज ऑप्शन सी। तो हाल ही में उत्तर प्रदेश के बजट 2021-22 में उत्तर प्रदेश में आत्मनिर्भर कृषक समन्वित विकास योजना शुरू की गई है, जिसका उद्देश्य किसानों की आय को बढ़ाना है। और इसके लिए सरकार ने कुल 100 करोड़ रुपए की व्यवस्था की है। इस योजना को सरकार की विभिन्न योजनाओं के बेहतर उपयोग के लिए अवस्थापना से संबंधित गैप्स को पूरा करने के उद्देश्य से स्टार्ट किया गया है। इसमें प्रदेश के हर एग्रो क्लाइमेटिक जोन में अधिक उत्पादकता वाली फसलों का चिन्हीकरण, उत्पादकता कृषि के लिए नवीन तकनीक और निवेश को बढ़ावा, चयनित उत्पादों का मूल्य संवर्धन और बिक्री के लिए बाजार तैयार करना और ब्लॉक स्तर पर एफपीओ की स्थापना की जाएगी। अगला क्वेश्चन बहुत ही शानदार है। हाल ही में विश्व चिंतन दिवस ये कब मनाया गया? तो फ्रेंड्स, विश्व चिंतन दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है कब? 22 फरवरी को। तो ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। तो फ्रेंड्स, स्काउट एंड गाइड के जन्मदाता लॉर्ड बेडन पावल का जन्मदिन था ये 22 फरवरी। तो देखिए यहाँ पर लॉर्ड बेडन पावल का जो जन्म हुआ था वो 22 फरवरी 1857 को हुआ था और लेडी पावल का जन्म हुआ था 22 फरवरी 1889 में। तो यही वजह है कि 22 फरवरी को हम विश्व चिंतन दिवस के रूप में मनाते हैं। विश्व भर में 150 से अधिक देशों में गर्ल्स स्काउट एंड गाइड्स द्वारा प्रतिवर्ष यह दिवस मनाया जाता है। 2021 की थीम रखी गई है शांति स्थापना। तो ये थीम ही याद रखना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। रनवे टू स्किल्ड इंडिया नामक किताब किसके द्वारा लिखी गई है? तो आप देख रहे हैं डॉक्टर डर्ली ओ कोसी के द्वारा लिखी गई है रनवे टू स्किल्ड इंडिया। और ये किताब लगभग 600 की है, जो कि आप अगर पढ़ना चाहें तो अमेज़न पर आपको मिल जाएगी। और बात करें तो डर्ली ओ कोसी ये परिधान प्रशिक्षण और रचना केंद्र यानी कि एटीडीसी के महानिदेशक और सीईओ हैं। किस जिले को प्रशासन के क्षेत्र में स्कॉच गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, दैट इज अयोध्या। तो कोरोना काल के दौरान अयोध्या कोविड प्रबंधन में मामले में अव्वल रहा है। कोविड-19 के दौरान बेहतरीन इंतजाम और उत्कृष्ट प्रबंधन के लिए अयोध्या प्रशासन को स्कॉच गोल्ड अवार्ड से नवाजा गया है। अयोध्या प्रशासन को इस अवार्ड के लिए कई जिलों से बेहतरीन चुना गया है। हाल ही में आईबीएम की रिपोर्ट में बताया गया कि साइबर हमलों के मामले में भारत एशिया प्रशांत क्षेत्र में मतलब किस स्थान पर है? तो भारत जो है ये एशिया प्रशांत क्षेत्र में दूसरे स्थान पर है। पहले स्थान पर कौन सा देश है? तो पहले स्थान पर है जापान। ये भी आपको याद रखना है। तो आपको बता दें कि आईबीएम सिक्योरिटी एक्स फोर्स की रिपोर्ट में कहा गया है कि साल 2020 में एशिया प्रशांत क्षेत्र में जापान के बाद भारत पर सबसे ज़्यादा साइबर हमले हुए। रिपोर्ट के मुताबिक बीते साल साइबर अपराधियों के हमले उन कारोबारी क्षेत्र पर केंद्रित रहे जिन्होंने कोविड-19 महामारी के बीच सबसे अधिक काम किया।
इन क्षेत्रों में अस्पताल, चिकित्सा और फार्मास्यूटिकल निर्माताओं के अलावा ऊर्जा क्षेत्र से जुड़ी कई कंपनियां शामिल हैं। गौरतलब है कि कोविड-19 महामारी के बीच भी ये क्षेत्र सक्रिय होकर काम कर रहे थे। तो IBM की रिपोर्ट में दी गई जानकारी के अनुसार एशिया प्रशांत क्षेत्र में साइबर हमलों का शिकार बने देशों की लिस्ट में भारत दूसरे स्थान पर है, पहले स्थान पर जापान। पिछले साल एशिया में कुल साइबर हमलों में 7% भारतीय कंपनियों पर किए गए थे। रिपोर्ट के मुताबिक इसमें वित्तीय और बीमा क्षेत्र पर सबसे अधिक 60% साइबर हमले हुए थे। इसके बाद साइबर हमले की लिस्ट में विनिर्माण और पेशेवर सर्विसेज शामिल हैं। किसी व्यक्ति के कार्बन फुटप्रिंट का आकलन करने के लिए कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश भारत में पहला राज्य बन गया है? तो ये राज्य कौन सा? सही जवाब इसका होगा ऑप्शन सी, चंडीगढ़। तो फ्रेंड्स, आपको बता दें कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार कार्बन फुटप्रिंट क्या होता है। तो कार्बन फुटप्रिंट जीवाश्म ईंधन, जैसे कि आप जानते हैं जीवाश्म ईंधन का मतलब होता है जैसे कोयला हो गया, तेल हो गया, तो इसके कारण उत्सर्जित जो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होती है वो आम लोगों की गतिविधियों के प्रभाव को मापने का एक उपाय है। इसे कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन के भार के रूप में व्यक्त किया जाता है। आमतौर पर इसे प्रतिवर्ष उत्सर्जित कार्बन डाइऑक्साइड टन के रूप में मापा जाता है। यह एक ऐसी मात्रा है जिसके लिए कार्बन डाइऑक्साइड, समतुल्य गैसें लाइक एज मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और अन्य ग्रीन हाउस गैसें पूरक के रूप में कार्य कर सकती हैं। इस अवधारणा को किसी एक व्यक्ति, एक परिवार, एक घटना, एक संगठन, यहाँ तक कि एक संपूर्ण राष्ट्र पर भी लागू किया जा सकता है। हाल ही में चंडीगढ़ ने कार्बन वॉच नाम से एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है जिसका उद्देश्य एक व्यक्ति के कार्बन फुटप्रिंट का आकलन करना है। इसके साथ ही चंडीगढ़ इस तरह की पहल शुरू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश या राज्य बन गया है। अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। हाल ही में भारत और विश्व बैंक ने किस राज्य में शिक्षा के स्तर में सुधार के लिए $68 मिलियन के प्रोजेक्ट का मतलब उस पर जो है MOU है जिस पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये राज्य है नागालैंड। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट है। तो नागालैंड में स्कूलों के प्रशासन को बढ़ाने के साथ साथ चुनिंदा स्कूलों में शिक्षण प्रथाओं और सीखने के माहौल को बेहतर बनाने के लिए $68 मिलियन की परियोजना के लिए विश्व बैंक ने हस्ताक्षर किए हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं नागालैंड की राजधानी है कोहिमा और मुख्यमंत्री हैं नेफ्यू रियो, राज्यपाल हैं RN रवि और जनसंख्या जो है वो 22.8 लाख है। हाल ही में गृहमंत्री अमित शाह ने राष्ट्र प्रथम 82 वर्षों की स्वर्णिम गाथा नामक एक पुस्तक का विमोचन किया। यह पुस्तक किस बल से संबंधित है? सही जवाब है यहाँ पर CRPF। तो ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, जिसका जो है फाउंडेशन डे प्रतिवर्ष 27 जुलाई को मनाया जाता है। तो हाल ही में गृहमंत्री ने राष्ट्र प्रथम 82 वर्षों की स्वर्णिम गाथा नामक किताब का विमोचन किया और इस किताब को लिखा है दिल्ली विश्वविद्यालय के इतिहासकार भुवन कुमार झा ने। डे नाइट टेस्ट में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले बॉलर कौन बने हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डे नाइट टेस्ट में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले बॉलर बन गए हैं यहाँ पर अक्षर पटेल, भारत के हैं। तो फ्रेंड्स, आपको बता दें कि अक्षर पटेल एक डे नाइट टेस्ट यानी कि दोनों पारी में सबसे ज़्यादा 11 विकेट लेने वाले दुनिया के पहले गेंदबाज बन गए हैं और इससे पहले ऑस्ट्रेलिया के पैट कमिंस और वेस्ट इंडीज के देवेंद्र विंशु 10-10 विकेट ले चुके हैं। अक्षर लगातार 3 पारियों में 5 या इससे अधिक विकेट लेने वाले दुनिया के चौथे गेंदबाज भी बने हैं। इंग्लैंड और भारत के बीच तीसरे टेस्ट में पहली पारी में अक्षर ने 6 और दूसरी में 5 विकेट लिए हैं। तो कुल मिला के 11 विकेट, यानी कि एक डे नाइट टेस्ट में दोनों पारी में सबसे ज़्यादा 11 विकेट लेने वाले दुनिया के पहले गेंदबाज बन गए हैं। तो ये एक रिकॉर्ड है, तो निश्चित रूप से ये एग्जाम के बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन भी बहुत ही जरूरी है आपके लिए, इसको भी आपको याद रखना है कि हाल ही में कौन सबसे तेज 400 विकेट लेने वाला भारतीय खिलाड़ी बना है? 400 विकेट लेने वाला, और ये खिलाड़ी है कौन सा? तो सही जवाब है R अश्विन। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट है। तो भारतीय दिग्गज स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में इंग्लैंड के खिलाफ जारी तीसरे टेस्ट मैच की दूसरी पारी में इतिहास रचा है। वो सबसे तेज 400 विकेट तक पहुंचने वाले दुनिया के दूसरे गेंदबाज हैं, जबकि इस आंकड़े तक पहुंचने वाले चौथे भारतीय। अश्विन ने 77 मैचों में 400 विकेट का आंकड़ा छुआ, जबकि श्रीलंका के मुथैया मुरलीधरन ने महज 72 मैचों में यह सफर पूरा किया था।
एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल के अनुसार कौन सा एयरपोर्ट देश का यात्री सुविधाओं के मामले में पहले स्थान पर रहा? तो ये है लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट, जो कि बाबतपुर वाराणसी में स्थित है। दूसरे स्थान पर है सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट अहमदाबाद, और तीसरा है बेंगलोर। तीसरा कौन सा है? ये लखनऊ वाला जो एयरपोर्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर विकल्प नहीं है, याद रखना कि लखनऊ में जो एयरपोर्ट स्थित है जिसका नाम है चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट, इसको तीसरा स्थान दिया गया है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डाटा है जो आपको याद रखना है। अब कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण वन लाइनर हैं, हालांकि इनकी व्याख्या आपके लिए जरूरी नहीं है, लेकिन ये प्रश्न एग्जाम में पूछे जा सकते हैं एज इट इज़। तो हाल ही में किसने नम्मा चेन्नई स्मार्ट कार्ड जारी किया है? तो नाम में ही यहाँ पर चेन्नई लगा हुआ है। यह एक प्रकार का रुपे कार्ड है जो कि जारी किया गया है ICICI बैंक ने, और इससे जो चेन्नई की विभिन्न योजनाएं हैं उसमें लोग पार्टिसिपेट कर पाएंगे, पेमेंट कर पाएंगे। हाल ही में किसने प्रवासी मजदूरों पर अपनी मसौदा राष्ट्रीय नीति प्रकाशित की है? तो ये मसौदा प्रकाशित किया गया है नीति आयोग के द्वारा। और केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस ये प्रतिवर्ष मनाया जाता है 24 फरवरी को, ठीक है। और अब बात करेंगे क्विज नंबर 25 की। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया था कि भारत सरकार द्वारा दिया जाने वाला तीसरा उच्चतम नागरिक पुरस्कार कौन सा है? सही जवाब यहाँ पर है ऑप्शन सी, पद्म विभूषण। पद्म भूषण, सॉरी, ऑप्शन सी याद रखना, पद्म भूषण, ठीक है, पद्म भूषण। तो ये ऐसा होता है पद्म भूषण, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आज मैं फीचर कर रहा हूँ अजय रावल जी का आंसर। इन्होंने बहुत ही शानदार तरीके से आंसर लिखा है और इनकी जो प्रत्येक लाइन है वो पढ़ने योग्य है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बारी है आज के क्विज की। ये क्विज टेस्ट करेगा आपके नॉलेज को, जो कि पूछा गया था SSC CGL में। तो क्वेश्चन ये पूछा गया था कि यहाँ पर आप देख रहे हैं डैश बौद्धों द्वारा बुरी आत्माओं को दूर करने के लिए प्रस्तुत किया जाने वाला नृत्य है। तो ये 4 नृत्य दिए गए हैं, आपको बताना है कि बौद्धों द्वारा बुरी आत्माओं को दूर करने के लिए इसमें से कौन सा नृत्य है जो हिमाचल प्रदेश के नृत्य का एक प्रकार है। तो आपके विकल्प हैं ये छम, नाट्य, धाम और गोगर। तो फ्रेंड्स, हमें इंतजार रहेगा आपके विस्तृत उत्तरों का। मैं प्रत्येक जो प्रश्न होता है, जो लोग भी आंसर राइटिंग कर रहे हैं, मैं सभी को पढ़ता हूँ। देखिए, आपका भविष्य आपके हाथ में है, और लोग जो कुछ भी कर रहे हैं उनको करने दीजिए। आप अपना मैक्सिमम टाइम स्टडी में लगाइए, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कि इस साल 2021 के दिसंबर तक आपको अपनी एक सीट पक्की करनी है। तो हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आज्ञा दीजिए, नमस्कार, जय हिंद। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा।